जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, 41 साल, मात्र 41 साल की आयु में बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब पेशवा, इनका पुणे में क्षय रोग से निधन हो गया। मित्रों, एक अत्यंत कुशल, धैर्यवान, बुद्धिवान, ऐसा जो राजकारणी था जिसने अपने पिता की विरासत को असेतु हिमालय नहीं बल्कि खैबर से मुर्शिदाबाद और पटना से तंजावर तक बढ़ाया था। एक व्यक्ति के तौर पे भी नाना का कर्तृत्व उसने अपनी जीवन भर की यात्रा में हमको दिखाया है। नाना फिर भी एक मनुष्य तो था, और मनुष्य है तो गुण और दोष दोनों ही है, लेकिन उसके बावजूद पूरे जीवन भर नाना ने राष्ट्र कार्य को प्राथमिकता दी है, और उसको प्राथमिकता देते हुए उसने ये सिद्ध किया कि श्री शिवराय के संकल्प को सिद्धि तक ले जाया जा सकता है। उसने प्रयत्न बहुत सारे किए। नाना के जीवनी भर उस वक्त के सर्व प्रस्थापित राजसत्ताएं जो थी भारतवर्ष में, उन सबको शक्तिहीन करने में नाना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। श्री शिवराय ने समाज के अति सामान्य वर्ग को राष्ट्राभिमान, जो वर्ग में राष्ट्राभिमान जागरूक करने का काम किया, और उन सबको अपने साथ, अपने संकल्प के साथ जोड़ने का काम किया। हम आगे भी देखते हैं कि सभी जितने भी महाराष्ट्र भर के परस्पर विरोधी आचार विचार के जनमानस है, उन सबको एकत्रित रख के आगे बढ़ाने का काम श्री शिवराय के उत्तराधिकारियों ने बखूबी निभाया है, और ये हमारे नाना भी उनमें से एक थे। मानाजी पायगुड़े देखो, शिंदे देखो, होलकर हो गए, पवार, नागपुरकर, भोसले, इन जैसे रथी महारथी अजन्म नाना ने अपने साथ, यानी श्री शिवराय के संकल्प से जोड़े रखे। ये बहुत बड़ी बात है नाना की। दादा जैसा मनमोजी, उत्श्रृंखल भाई, उसको भी दूर नहीं जाने दिया, उसको भी अपने साथ जोड़ा रखा। अब दुर्भाग्य है कि यह हमारे भारत भूमि का दुर्भाग्य है कि अगर उस काल में 1700 और 1800 के बीच में या 18वीं शताब्दी में अगर छत्रपति शाहू जी महाराज छोड़ दे, जिन्होंने 69 साल का स्वस्थ आयुष्य जिया, बहुत सारे महापुरुषों की आयु आप देख लो। श्री शिवराय 50, छत्रपति संभाजी महाराज मात्र 32, बाजीराव 40, चिमाजी अप्पा 33, नाना 41, सदाशिवराव भाऊ 31 की आयु में चल बसे। आपने एक चीज पे ध्यान दिया होगा कि इन सब महापुरुषों में अकस्मात कम आयु में जीवन यात्रा अपनी निपटाने वाले सभी महापुरुष ये बेकाबू क्रोधित हुआ करते थे। तो हम ये कह सकते हैं, ये मेरी फाइंडिंग है कि क्रोध ही मनुष्य को खत्म करता है। ये अगेन हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, ये यहाँ पे प्रूव होता है कि जितने भी बेकाबू तरीके से क्रोधित होने वाले महापुरुष थे, उन्होंने अपनी जीवन यात्रा अकस्मात खत्म की है। मित्रों, बालाजी बल्लाळ असामान्य कर्तृत्व दिखाने वाले अष्टावधानी राजनैतिक अधिकारी मैं मानता हूं। इन्हें बाजीराव, नाना या इतर जो सरदार है, उनके श्रेणी में मैं नहीं रखना चाहता। क्षय होने के वजह से नाना का देहांत हो गया, ये तो स्पष्ट लिखा है। विशेषता अब नाना का देखेंगे तो 12 से 28 उम्र तक
लगातार लगातार युद्ध हो, राजनीति हो, भागदौड़ हो, राजनीति की चिंता हो। अब इस वातावरण में हिंदवी स्वराज्य की ये जो हमारी नैया थी वो नाना ने पार करवाई है। आखिरी 4-5 साल आप देख लो, मराठों ने अपने वैभव काल को सफलतापूर्वक प्राप्त किया था। मंगलवार के 1:30 प्रहर नाना की प्राण ज्योत बुझ गई। मृत्यु के तुरंत बाद पुणे शहर में अभूतपूर्व बंदोबस्त किया गया। अकेले शनिवारवाड़ा पे 12 चौकियां लगाई गई थी। तकरीबन 1200 के आसपास सैनिक सिर्फ शनिवारवाड़ा पे रखे गए थे। दूसरे दिन था बुधवार को लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे नाना का दाह संस्कार हुआ। शहर में प्रचंड खलबली मच गई थी। हर शहरवासी बेचैन और निराशा में था। उसका कारण परकीय सेना या कोई विघ्न संतोषी सरदार या रियासतदार नहीं, वो नहीं था। नाना के निधन का दुख पूरे शहरवासियों को हुआ था। हाँ, अगर परकीय सेना और विघ्न संतोषी होता तो हम सोच सकते हैं कि पूरे शहर को वो कैसे ध्वस्त कर पाता, क्योंकि तुड़ाजी आंग्रे नाना के निधन के वक्त पुणे में ही कैद था और उसी समय इब्राहिम खान गारदी का एक भांजा था जो अफगानिस्तान से अपने कबीले के 8000 पठानों को लेके पुणे में पेशवा के सेना में अभी अभी तैनात हुआ था। तो वो भी भांजा भी पुणे में था। अब कैद में बैठे तुड़ाजी ने उसे एक पैगाम भेजा इब्राहिम खान के भांजे को। उसने पैगाम भेजा कि तुम अपने 8000 को लेके मेरे पक्ष में आ जाओ, उसके बाद मात्र 2 दिन में हम पुणे को बेचिराग करके सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये तुड़ाजी का दुर्भाग्य है कि ये पत्र हंसते पर हंसते राघवा दादा के हाथ लगा। अब दादा ने क्या किया, दादा ने उन्हीं गिलचों की टुकड़ियां छोटी बनाई और उनकी चौकियां तुड़ाजी के कैद खाने पे बढ़ा दी। अब बताओ, ये उल्टा हिसाब था राघवा दादा का। जीवनराव वकील का मुगलों को लिखा पत्र भी इस समय ही जब्ती में दादा के पास आ गया। उस पत्र में लिखा था कि माधो सिंह की तरह मुगल को पुणे आने की विनती उसने वो पत्र जीवनराव ने की थी। जैसे माधो सिंह ने अब्दाली को की थी, वैसे ही जीवनराव ने मुगलों को की कि भाई आप पुणे आ जाइए। अब जो पत्र लिखने वाला था या पत्र पहुंचाने वाला था, उसने ये जो अफवाह है ये पूरे शहर में फैला दी। सोचिए, नाना के मृत्यु के तुरंत बाद पुणे में अफवाहों का बाजार कैसे गर्म हो गया था। कार्यालय के संपूर्ण अधिकार सखाराम बापू और बाबूराव फडनीस को दे दिए गए थे, क्योंकि ये 2 अधिकारी ऐसे थे जो अत्यंत शिस्तप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ मुल्की अधिकारी पहचाने जाते थे। राघोबा दादा 12वें दिन पर्वती से नीचे शनिवारवाड़ा मध्यरात्रि के मुहूर्त पे शनिवारवाड़ा पहुंचा। पूरे के पूरे 12 दिन वो पर्वती में अंत्य विधि के ये जो संस्कार होते हैं 12 दिन के, वो खत्म होने तक पर्वती पे रहा। उसके बाद रात का मुहूर्त देखे नीचे शनिवारवाड़ा पे दादा उतरा है। दादा यानी राघोबा दादा। 8 जुलाई को माधवराव और गोपिकाबाई नीचे शनिवारवाड़ा में पहुंचे। लिखा है, आगे मानस ये है कि सातारा में ताराबाई साहेब के शुभ कर कमलों से पेशवाई के वस्त्रालंकार ले लिए जाए, नए सिक्के भी उनके समक्ष ही गिराए जाए। ताराबाई ने खुशी से अगर वस्त्र दिए
तो सबके लिए उत्तम होगा, अथवा कार्य साधून सत्वर पुण्यास यावे हे उत्तम, यानी पेशवाई के वस्त्रालंकार तो लेने ही है, चाहे ताराबाई हाँ करे या ना करे। पुणे से सातारा जाते इन लोगों ने श्री जेजुरी में अभिषेक भी किया है। नाना फडणवीस अधिकारी थे तो सातारा वहीं से जल्दी निकल गए, ये बाद में सातारा जाने वाले थे। 6 जुलाई का एक पत्र है, श्रीमंतांचा आजचा 12वा दिवस आहे। रीति अनुसार माधवराव रमणा गणपति मंदिर में दान धर्म कर रहे हैं। कल यानी 13वां दिन, 13वें दिन भी योग्य रीत्या विधिवत संस्कार किए जाने वाले हैं। माधवराव सातारा अकेले जाने वाले थे या फिर दादा और मुत्सद्दियों के साथ जाने वाले थे। इससे ये पत्र लेखक जो है वो अनिभिज्ञ है, राघोबा दादा या गोपिका बाई। मित्रों, पहले ही दिन से ताराबाई के पक्ष में रहे हैं। राम राजा को सातारा से निकाल के बाहर करने का विचार करने वाले जितने भी थे ना, ये दोनों उन्हीं में थे। 13वें दिन के विधि समाप्ति होने पर सप्तमी को माधवराव को पेशवाई वस्त्र देने का मुहूर्त इन लोगों ने निकाल भी रखा था। त्र्यंबकराव मामा सातारा में तो पहले से बंदोबस्त थे, ये हम जानते हैं। उससे कह के, मामा को कह के राम राजा को सातारा से निकाल के बगल वाली कराड़ वाई की रियासत सौंपने की भी गंभीरता से एक योजना गोपिका बाई और दादा ने बना के रखी थी। माधवराव ने वस्त्रों का स्वीकार करके बिना विलंब 10,000 मावड़ों के साथ पुणे में प्रस्थान करना उस योजना के तहत अपेक्षित था और दादा राघोबा दादा तुरंत सातारा से ही कर्नाटक की मुहिम में निकल जाने की तैयारी थी। पुणे के सभी पुरंदरे हो, चिटनीस हो, बापू रामचंद्र हो, रामचंद्र गणेश हो, कृष्णराव काळे हो, इन जैसे अधिकारियों का इस योजना पे एकमत भी हुआ था। और ये भाई जो मैंने अभी नाम लिए ना, पुरंदरे, चिटनीस, काळे, ये सब उस वक्त के आप समझ लो IAS अधिकारी थे। ये यही 7-8 लोग थे जो सिस्टम के शीर्षस्थ स्थान पे बैठे उच्च अधिकारी रहे थे। 4 जुलाई का एक पत्र है, उसमें लिखा गया है ये कि ग्वालियर की शिंदे की जो विरासत थी वो महादजी शिंदे के सुयोग्य हाथ में सौंपने पर भी उन लोगों में एकमत हुआ। 6 जुलाई को पेशवे रिकॉर्ड में इसका अधिकृत पत्र मौजूद है। नाना के निधन के पहले 13 दिन में ही आप देखो पुणे में कैसी राजनीति शुरू हो गई थी। वैसे 1749 के दिसंबर में, 50 ही पकड़ लो, 1750 में शाहू महाराज के निधन के दूसरे दिन से ताराबाई और रामराजे का विवाद आखिरकार नवंबर 1761 में जाकर खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे ताराबाई का निधन हो गया नवंबर 1761। एक असामान्य शौर्य, धाड़स और समस्त मराठी जनता को नेतृत्व देने वाली इस पराक्रमी रानी ने 1700 से 1700 लगभग 13 साल मराठाओं को एक साथ जोड़ने का अशक्य प्राय काम रानी ने करके दिखाया है। औरंगजेब जैसे ये वैशी धर्मांध जानवर को ताराबाई ने जहन्नुम पहुंचाया था, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। मुगल सल्तनत की जो नींव थी उसमें अंतिम प्रहार ताराबाई ने ही किया है, उसका श्रेय ताराबाई को देना ही चाहिए।
लेकिन फिर आपने देखा होगा व्यक्ति कई बार जीवन की संध्या काल में तय नहीं कर पाता कि उसे कहाँ रुकना है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रुकना है। नहीं तो लोग फिर, जैसे कपिल देव के बारे में भी यही हुआ था, लोग कहने लगे थे कि भाई इसके आगे अब आप बस करो। हाँ भाई, हम देखेंगे कि मैं कहने की नौबत ये जो आती है, वो नौबत आने तक अपनी स्वयं की ईर्ष्या और अहंकार, तो मैं कहूँगा क्योंकि यह अहंकार ही होता है, उसे जागरूक रखने वाले कुछ वयस्क होते हैं जो बाद में हंसी के पात्र भी होते हैं और लगातार अपमानित भी समाज से होते हैं। अब जब अपमानित होते हैं तो बहुत दुख होता है, सही मानो, कि भाई इन्होंने अपने जीवन काल में अतुलनीय काम, अपना कर्तव्य करके दिखाया है। अब उनका अगर उनके जीवन के संध्या काल में अपमान हो तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन क्या करे भाई। वैसे लालू को अभी भी शायद मुख्यमंत्री बनना है बिहार का, तो लालू भी लगा हुआ है। पांच आरोप में गुनाह सिद्ध होके वो जेल जाने वाला बंदा है, लेकिन इस आयु में लगा हुआ है। क्या करें, व्यक्ति तित्या प्रकृति। चरैवेति वंदे मातरम।